गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो हमारा पिछली बार का कुछ टॉपिक पेंडिंग था जो हमने मेरे आप क्लास में देखोगे तो पार्ट 1 में जो है हमने शुरू किया था डायबिटिक मेलाइटस। तो डायबिटिक मेलाइटस के बारे में मैंने आपको डेफिनेशंस मैंने बता दी थी, डायबिटिक मेलाइटस के टाइप्स कितने होते हैं वो मैं आपको बता चुकी थी, और डायबिटिक मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या क्या कि कैसे कैसे पैथोफिजियोलॉजी होती है कि डायबिटिक मेलाइटस हो जाती है, और हमने इसके कॉजेज़ भी पढ़ लिए थे। तो अगर हम एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं डायबिटिक मेलाइटस को आगे पढ़ने के लिए, तो जिससे हमें थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा। तो डायबिटिक मेलाइटस हमारा क्या था कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, और इसमें क्या हो जाता है कि हमारी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो एलिवेटेड हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि दो शुगर लेवल बढ़ना और घटना, जब शुगर लेवल बढ़ जाता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, और जब शुगर लेवल एक नॉर्मल लेवल से बिल्कुल नीचे चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल एलिवेटेड हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो गया है। तो डायबिटिक मेलाइटस का मतलब इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग द डिफेक्ट किसके कारण होता है, डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन सीक्रिएशन। अगर इंसुलिन में डिफेक्ट, सीक्रिएशन में डिफेक्ट आ जाए मीन्स कि जो इंसुलिन का सीक्रिएशन हो प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो, या इंसुलिन का जो एक्शन है, जो उसका फंक्शन है वो अपना काम ठीक से ना कर रहा हो, इस वजह से भी हमारा डायबिटिक मेलाइटस हो जाता है। इसमें हमने और क्या पढ़ा था कि जब लंबे समय के लिए अगर डायबिटिक मेलाइटस रहता है या हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट रहता है, जिसके कारण हमारा किडनी पे, आई पे या न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं अगर लॉन्ग टर्म डायबिटिक मेलाइटस रहता है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है और अदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती है, CAD हो जाता है, CVA हो जाता है, CVA ब्रेन स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम आमतौर पर स्ट्रोक भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो दूसरा हमारा मेन ये था एक डायबिटिक मेलाइटस के बारे में। अब डायबिटिक मेलाइटस होता क्या है, हमने तो पढ़ लिया कि डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना डायबिटिक मेलाइटस होता है। डायबिटिक मेलाइटस 2 टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं टाइप 1 और दूसरे को कहते हैं टाइप 2। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस भी कहते हैं, जिसका क्या है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 या टाइप A जिसको कह सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, टाइप A में ये 5 से 10% लोगों में एक तो पाया जाता है, और जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं डायबिटिक मेलाइटस में, जो टाइप 1 से के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स क्या करता है, वही इंसुलिन को सीक्रिएट करता है। हमारे पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती है जहाँ से हमारे इंसुलिन सीक्रिएट होता है, वही हमारे इंसुलिन को सीक्रिएट करते हैं। कौन से सेल्स, बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स क्या होता है इसमें, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जो चीज़ हमें पानी हमें मतलब प्रोवाइड कर रही है, अगर वो चीज़ ही जहाँ से वो चीज़ हमें मिल रही है, अगर वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो हमें जिस चीज़ की नीड है वो मिलेगा नहीं। जैसे कि एक टैब है, फॉर एग्जांपल टैब का क्या काम है, पानी निकालना। अगर टैब ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो चीज़ भी नहीं मिल पाएगी, या तो बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे ही बीटा सेल्स जो हमारा काम करता है वो क्या कर रहा था, इंसुलिन को सीक्रिएट करने का काम कर रहा था, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, वो टूट गया है, जिससे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये इसमें क्या हो जाता है, ये एक तो किस किस कारण से हो सकता है, जो बीटा सेल का प्रोडक्शन, बीटा सेल जो सीक्रिएट कर रहा है, हमारा बीटा सेल सीक्रिएट कर रहा है क्या चीज़, इंसुलिन। ये अब उसका क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन बन नहीं पा रहा है। ठीक है, ये इंसुलिन हमें मिल नहीं पा रहा है। ये किस किस कारण से होता है, एक तो मे बी जेनेटिक हो सकता है कि हमें किसी हमारे बड़े में या हमारी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी, जेनेटिक हमारे अंदर आ गया है, या इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई हो,
हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें कि हमारे सेल्स खुद पे ही हमारे अटैक करना शुरू कर देते हैं, उनको हमारे एंटीबॉडीज़ को खाना शुरू कर देते हैं। उस कोई ऐसा डिसऑर्डर हो या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे क्या हो सकता है, हमारा कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया हो जिससे कि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इन्फेक्शन के कारण बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। एक तो ये था हमारा, और ये मोस्टली 30 ईयर्स से पहले होता है। कौन सी वाली? टाइप 1 जो डायबिटिक मेलाइटस होती है वो एक तो एज ऑफ 30 के बिफोर होती है, और इसको हम जर्नलाइज डायबिटिक भी कहते हैं। जर्नलाइज डायबिटिक भी हम इसको कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को पाई जाती है, और ये कम उम्र में ही ये डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको जर्नलाइज डायबिटिक मेलाइटस भी कहते हैं। और इसको IDDM इसलिए भी कहते हैं, IDDM, क्योंकि कम्प्लीटली इंसुलिन के इंजेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। जो इसका पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली इंजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उस पर ड्रग्स का या कोई मेडिसिन का कोई असर नहीं होता, वो सीधा इंसुलिन के इंजेक्शन को ही लेता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, दैट इज मीन टाइप 1, इसको हम IDDM भी कह सकते हैं, टाइप 1 भी कह सकते हैं। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा टाइप 2। टाइप 2 हम ज़्यादातर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ये 90 to 95% लोगों में पाई जाती है। टाइप 2 इसके में क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन का रेजिडेंस हो जाता है और इंसुलिन अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। बीटा सेल्स है बॉडी में, बीटा सेल्स सीक्रिएट भी कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि बॉडी जो हमारा इंसुलिन है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, या वो अपना काम, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि टैब है, टैब से पानी भी निकल रहा है, लेकिन उस पानी को हम यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी को हमें पीना है पानी, लेकिन हम उसको पी ही नहीं पा रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ मीन्स के हम उसका जो यूटिलाइजेशन है, हमारे जो सेल है बॉडी के, वो इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे सेल है वो रेसिस्टेंस कर गए हैं इंसुलिन को, तो हमारी टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस हो जाती है। दूसरी इसमें चीज़ है कि ये अबाव द एज ऑफ 30 देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था टाइप 1 जो होती है वो बिलो एज 30 देखने को मिलती है, और जो टाइप 2 होती है वो अबाव द एज ऑफ 30 देखने को मिलती है। ये दोनों में एक तो ये डिफरेंस है। और तीसरा ये है कि ये जो डायबिटिक मेलाइटस है उसमें जेनाइल होती है, और जेनेटिक भी हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मोटापे के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अनदर एक्सरसाइज, हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम इसमें टाइप 2 में एक तो ये चीज़ होती है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं बाय द ओरल मेडिसिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या रेगुलर एक्टिविटी करें हम, और अपने मोटा वेट लॉस करके, फिजिकल एक्टिविटी एक्स्ट्रा करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और ड्रग से भी इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। और एक हमारी 3/3 आ जाती है, हमने टाइप 1 के बारे में पढ़ लिया है, हमने टाइप 2 के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक होती है हमारी गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस होती है जो कि सिर्फ हमें प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखने को मिलती है। जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट होती है, वो कंसीव करती है, उसके बाद उसको शुगर की या हाइपरग्लाइसीमिया की शिकायत मिलती है, और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है आफ्टर द डिलीवरी। तो दैट इज़ कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। फिर इसके बाद मैंने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में आपको बताया था। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा था कि टाइप 1 कैसे होती है। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होती है कि जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है, यूज़ ऑफ इंसुलिन, वो कम हो गया, जिससे कि शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटिक मेलाइटस। ये है टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या है कि इंसुलिन का लेवल हमारे बॉडी में डिक्रीज है, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, वो जो सेल को ले चाहिए था वो भी कम हो रहा है। सेल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि शुगर का लेवल
बढ़ गया है और शुगर का लेवल बढ़ गया है, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया एंड रिजल्टिंग डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो ये हमारी होगी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स, जो कि हम ये था यहाँ तक कि हमारा लास्ट क्लास में जो हमने रिवाइज किया था। उसके बाद अब हमारा सेकंड क्लास जो हमारी प्रॉपर तरीके से अब स्टार्ट हुई है, ये था मेरा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द डायबिटिक मेलाइटस। अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर है हमारा साइन एंड सिम्टम। हमने ये पढ़ लिया है कि डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है, डेफिनेशन हमने उसकी कर ली है, हमने उसके कॉजेज पढ़ लिए हैं, हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली है। अब डायबिटिक मेलाइटस हो तो गया है, लेकिन अब उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या लक्षण है। तो मेजर थ्री सिम्टम्स हम काउंट करते हैं डायबिटिक मेलाइटस में, दैट इज 3PS। 3PS आप ध्यान से देखिएगा। 3PS क्या होता है, एक तो होता है पोलीयूरिया, सेकंड इज पोलीडेप्सिया एंड थर्ड इज पोलीफेजिया। आपने देखा होगा पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया एंड पोलीफेजिया। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले पोलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव सीक्रेशन। पोली मतलब जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो पोलीयूरिया मतलब एक्सेसिव मात्रा में यूरिन आना, जो पेशेंट को जिसको डायबिटिक मेलाइटस हो गया उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन आएगा। दूसरा है पोलीडेप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, इसका है एक्सेसिव यूरिन। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और ये क्या है, एक्सेसिव हंगर, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोलीयूरिया सबसे पहला सिम्टम है। इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, कंटिन्यूस उसका यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। क्या चीज़, पोलीयूरिया और पोलीडेप्सिया। पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा फ्रीक्वेंटली, वो थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन जाता रहेगा। अब यूरिन ज़्यादा जा रहा है, वो पेशेंट बॉडी से फ्लूइड तो लॉस हो ही रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो प्यास ज़्यादा लगेगी। अब प्यास ज़्यादा लगेगी तो वो क्या लेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी तो एक्सेसिव पानी भी पिएगा। अब वो पानी पिएगा तो फिर यूरिन जाएगा, फिर उसको यूरिन की अर्जेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। प्यास ज़्यादा लगेगी तो पानी पिएंगे, पानी पिएंगे तो यूरिन ज़्यादा जाएगा, यूरिन ज़्यादा जाएगा तो इसके अपोजिट फिर पानी की नीड हमें फील होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती है। फिर है पोलीफेजिया। पोलीफेजिया में क्या है कि पेशेंट को एक्सेसिव हंगर लगेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे सेल हैं बॉडी, बिकॉज सेल जो ग्लूकोज है हमारे, उसको एनर्जी की नीड है। क्योंकि हमारे बॉडी में एक्सेसिव मात्रा में ग्लूकोज का लेवल मिल नहीं रहा है तो एनर्जी हमें चाहिए, भूख लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो भूख उसी हिसाब से हम खाना भी हम ज़्यादा ही खाएंगे। तो हमारे 3PS है डायबिटिक मेलाइटस में। जो हमारे मेजर 3 पॉइंट्स याद करने हैं हमें साइन एंड सिम्टम्स में, वो है 3PS, पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया, पोलीफेजिया। मैंने इन तीनों के रीज़न बता दिए हैं क्यों। तो हमें इनका मतलब याद रखना है। पोलीयूरिया मतलब होता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन, पोलीडेप्सिया मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, और पोलीफेजिया मतलब होता है एक्सेसिव हंगर। पेशेंट ज़्यादा यूरिन करेगा, पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगेगी और पेशेंट को ज़्यादा भूख भी लगेगी। तो ये थे 3 मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। उसके बाद अदर सिम्टम्स में हमारा आ जाता है कि फैटिग मतलब पेशेंट को थकावट होगी क्यों, बिकॉज ऑफ उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, उसको एनर्जी उतनी मिल नहीं पा रही है तो इसलिए पेशेंट को थकावट फील होगी। वेट लॉस होगा, वूंड हीलिंग, डिले वूंड हीलिंग। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। आपने कभी भी डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट को अगर देखा होगा तो इसमें क्या है, क्या देखते हैं हम कि पेशेंट को, जिसको भी डायबिटिक मेलाइटस है, उसका घाव जल्दी से भरता नहीं है।
डिलेड वुंड हीलिंग, हमने देखा है कि उसके पैर में या कहीं पे चोट लग जाती है, अगर जो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है उसका घाव जो है और उसका ज़ख्म जो है वो जल्दी से भरता नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो जो जिसको डायबिटिक मेलाइटिस होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पैर में यहाँ पे हमारे चोट लगी है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह हमारे पैर में चोट लग गई है, तो ये क्या है, ये हमारी नर्व आ रही है, ठीक है। नर्व आ रही है जो क्या करती है, हमारे इसको ब्लड सप्लाई करती है हमारे पैर को, और जो है हमारी टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है। और ब्लड में हमें पता है क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये सब हमारे बॉडी में होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जिससे न्यूरोपैथी, मैंने बताया ना कि हाइपरग्लाइसीमिया में न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी क्या होती है, नर्व डैमेज हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ये नर्व ही अगर डैमेज हो गई है तो ब्लड जो ये यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है पैर का, मतलब जो इंजरी का जो पार्ट है, अगर यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इसी वजह से उसकी वुंड की हीलिंग नहीं हो पाएगी। मैंने आपको बताया कि ब्लड में हमारे क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन ब्लड में होता है, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें हमारी किस में पाई जाती है, ब्लड में, जो कि रिकवरी करने में और वुंड हीलिंग में हमको हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारा वुंड हीलिंग होता है। लेकिन जो रास्ता था, जो नर्व थी जो कि ब्लड सप्लाई जिसको कर रही थी, वो डैमेज हो गई है, जिससे क्या हो गया, ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, ब्लड का फ्लो रुक गया है, स्टॉप हो गया है, जिसकी वजह से जो ये हमारा पोर्शन है ये एज इट इज़ है और इसमें रिकवरी या इसकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग इन डायबिटिक मेलाइटिस। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्यों हो रही है, क्यों? बिकॉज एक्सेसिव यूरिनेशन जा रहा है, हमारी डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाएगी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर सडन विजन चेंजेस, हमें सडन विजन चेंजेस हो जाएंगे, देखने में हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें ब्लड विजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों है? क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन आ रहा है। एक्सेसिव यूरिनेशन के बाद हमारा नमनेस, हाथों में नमनेस और पैरों में नमनेस फील होगी। नमनेस का मतलब होता है हमारा सुन्न, कि हमें कोई भी सेंसेशन अपने हाथ पैर में फील होनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। नमनेस और टिंगलिंग आप समझते होंगे, जैसे कि जब हमें कोई चीज़ लग जाती है, हम काफ़ी देर एक जगह तक बैठे रहते हैं तो हमारे पैरों में सुन्नपन जैसा आ जाता है, तो वैसे हमारे हाथ और पैर में फील होगा व्हेन द पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटिक मेलाइटिस। उसके बाद है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। पेशेंट को बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहेगा, कभी वायरल, कभी अनदर, कोई भी इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन उसकी बढ़ती रहेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये थे हमारे मेजर पॉइंट्स अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। नेक्स्ट हम करेंगे अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या मतलब होता है कि पेशेंट की डेफिनेशन, डिजीज़ की डेफिनेशन भी हो चुकी है, उसके कॉजेज भी हो चुके हैं, उसके टाइप्स भी हो चुके हैं, उसके सिम्टम्स भी हो चुके हैं। तो इसमें डायग्नोस्टिक, उसको डायग्नोज करने के लिए कि क्या इसको डायबिटिक मेलाइटिस है, इसको डायग्नोज करने के लिए और किस लिमिट तक है, सिवियर है, माइनर है, इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो अब वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा क्या क्या टेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, जो कि हम हर डिजीज़ में करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट में हमारा आ जाएगा, एक तो हम लेंगे उसमें रैंडम ब्लड सैंपलिंग, हमारा रैंडम ब्लड सैंपलिंग। तो रैंडम ब्लड सैंपलिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है। नॉर्मल हमारा शुगर लेवल माना जाता है 90 to 140 mg/dl, 90 to 40 mg/dl, ये हमारा नॉर्मल शुगर लेवल है, 90 to 140 mg/dl। तो इसके बाद हम रैंडम में क्या होता है, रैंडम ब्लड शुगर में क्या होता है, ये हमें किसी भी टाइम एक तो ले लेते हैं। इसके लिए फास्टिंग की, मतलब पेशेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि आपको इतने घंटे, 8 घंटे फास्टिंग रहना है, या आपको रात को खाना खा के उसके बाद कुछ नहीं खाना है, या आपको ये मैंडेटरी है कि आपको इतने घंटे तक कुछ नहीं खाना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम पेशेंट, ये टेस्ट हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। कौन सा? रैंडम ब्लड सैंपलिंग, रैंडम ब्लड सैंपलिंग। रैंडम ब्लड सैंपलिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं।
इसमें क्या करेंगे हम, अगर पेशेंट खाना खाने किसी भी टाइम पेशेंट आया है, हमने उसकी रैंडम मतलब होता है एनी टाइम, कोई प्री प्लान्ड नहीं है, एनी टाइम हमने रैंडमली उसका कर लिया है, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट का लेवल 200 या 200 से ज़्यादा होगा, 200 mg अगर आफ्टर मील हमने किया है उसका 200 mg पर DL से अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसको डायबिटिक मेलाइटस है। अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल इन ब्लड 200 mg पर DL या उससे अबाव आता है तो उसको डायबिटिक मेलाइटस है। ये किस में होगा, हमारा रैंडम ब्लड सैंपलिंग में। अब दूसरा हमारा एक तरीका आ जाता है फास्टिंग में ये होता है कि हमें पेशेंट को कहना होता है कि आपको 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, मतलब फास्टिंग, खाली पेट आना है, कुछ नहीं खा के आना होता है, ओवरनाइट, पूरी ओवरनाइट वो फास्टिंग रहता है, बिना कुछ खाया आता है। तो इसमें क्या अगर 100 तक ब्लड शुगर लेवल 100 mg पर DL आता है, इट मीन्स नॉर्मल। अगर 100 to ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग अगर 100 mg पर DL आता है मीन्स नॉर्मल, अगर 100 to 125 mg पर DL आता है तो मीन्स पेशेंट प्री डायबिटिक है, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, डायबिटीज़ के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। अगर उसकी ब्लड शुगर 100 से लेके 125 mg DL तक, मे बी वो 110 भी हो सकती, 115 भी हो सकती, 20 भी हो सकते। तो अगर 100 से लेके 120 के बीच में आती है, 125 तक आती है, यानी कि वो बिल्कुल डायबिटिक होने की बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जा, अगर 126 आई, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की 125 तक तो हमने ये कर दिया कि वो बॉर्डर लाइन पे है। फिर अगर 126 या उससे अबाव आती है, इट मीन्स कि वो पेशेंट को डायबिटिक है, पेशेंट डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट को है। फिर आ जाएगा हमारा एक तीसरा टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग रखा जाता है, उसके बाद पेशेंट को क्लिनिक पे आके एक तो टेस्ट होता है उसका खाली पेट, और फिर उसको आफ्टर द मील 2 घंटे बाद उसको फिर टेस्ट कराना होता है। एक टेस्ट हो जाएगा उसका फास्टिंग में, फिर दूसरा होगा खाना खाने के बाद, आफ्टर द मील हम उसका टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट की 140 mg DL से कम आती है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। अगर 200 mg पर DL से ज़्यादा आती है, इट मीन्स पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है, जो कि मैं आपको एक नॉर्मल रेंज बता चुकी थी, 90 to 140। पेशेंट की नॉर्मल रेंज होती है 90 to 140 mg पर DL मानी गई है। तो इसमें क्या है कि अगर पेशेंट की 140 से कम है तो पेशेंट ठीक है, नॉर्मल में आएगा। अगर पेशेंट की ग्लूकोज लेवल अगर 200 से ज़्यादा है तो उसका मतलब उसको डायबिटिक मेलाइटस है। तो ये थे हमारे कुछ टेस्ट, 3 टेस्ट मैं आपको बताया है। एक तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, दूसरा था हमारा फास्टिंग जो कि हम खाली पेट करते हैं, और एक तीसरा है GTT जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम खाली पेट भी करते हैं और एक बार खाना खाने के बाद भी करते हैं। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमने उसको डायबिटिक मेलाइटस है, तो इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले है इंसुलिन थेरेपी। हम पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देंगे। इंसुलिन थेरेपी में क्या होता है कि ये पेशेंट इंजेक्शन लेता है, जो इंसुलिन के होते हैं वो एक पेशेंट खुद, इसमें पेशेंट क्या होता है कि खुद भी ले सकता है। एक बार बता दिया जाता है कि कितनी रीडिंग तक, कितनी डोज तक आपको लेनी है। अगर कितनी ब्लड शुगर आपकी आई है तो आपको इतनी डोज लेनी है, कितनी आई है तो कितनी डोज लेनी है। ये उन्हीं के लिए होता है जो IDDM या टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, इसलिए इनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस भी कहा जाता है। तो इसमें ये कहाँ लेते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शन लिया जाता है। ये हम एब्डोमेन में, थाई में, आर्म में, बटक में। अगर पेशेंट बटक में इंजेक्शन ले रहा है तो इसको क्या करना था, रोटेशन करनी होती है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, और जिससे कि इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसलिए हम पेशेंट
के बटक्स की रोटेशन स्टार्ट करते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन। तो ये था हमारी इंसुलिन थेरेपी। दूसरी आ जाएगी हमारी एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग। पहले इंसुलिन थेरेपी हमने दी है, दूसरा एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग। एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग में क्या है कि 2 मेजर कैटेगरीज में हमने ड्रग को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है हमारी सल्फोनामाइल यूरियाज। सल्फोनामाइल यूरियाज में क्या हो जाता है हमारा, इसमें हम टुलबोटामाइल की ड्रग देते हैं जो कि इंसुलिन का जो सीक्रिएशन है उसको बढ़ा देती है, इंसुलिन के सीक्रिएशन को बढ़ा देती है और स्टिमुलेट करती है बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का सीक्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम ये ड्रग देते हैं। फिर हमारी सेकंड आ जाती है बेगोनाइड्स में क्या कौन सी डोज आती है, मेटफॉर्मिन, जो कि आपने मोस्ट ऑफ लोगों को खाते हुए देखा होगा। मेटफॉर्मिन, जो ज़्यादातर लोग मेटफॉर्मिन ड्रग का ही यूज़ करते हैं। तो ये थे, इससे क्या होता है कि हमारा ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो कम हो जाता है और ग्लूकोज का जो बनना है, जो ग्लूकोज का इकट्ठा होना है हमारी बॉडी में, वो स्टॉप हो जाता है, जिससे कि हमारा हाइपरग्लाइसीमिया भी पेशेंट से उसका बचाव होता है और ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है। फिर आ जाएगा हमारा अनदर चीज़ें हमारी क्या आ जाएगी, डाइट। हम पेशेंट को डाइट के बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी डाइट खानी है। पेशेंट को हम एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जैसे कि टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 ट्रीटेबल है। अगर पेशेंट मोटा है तो उसको अपनी डाइट कम करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, जिससे कि क्या होता है, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है सॉल्ट इंटेक। हम पेशेंट को बोलेंगे आपको कम से कम नमक, अपने खाने में कम से कम नमक का सेवन करना है। तीसरा हमारा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इंटेक को भी हमें कम करना है। हमें कोलेस्ट्रॉल, अपने ऑयली चीज़ें और जिससे जो हमारा जंक फूड होता है वो सब हमें अवॉइड करना है। फिर आ जाता है हमारा प्रोटीन डाइट। हमें प्रोटीन डाइट लेनी है जिससे कि मसल का डेवलपमेंट होता है, जो कि वुंड हीलिंग में बहुत ही नेसेसरी होता है। क्या चीज़, प्रोटीन इंटेक। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी किसी की सर्जरी हुई होती है तो पेशेंट होता है कि प्रोटीन वाली डाइट, प्रोटीन रिचनेस डाइट लो आप, जिससे कि मसल्स का डेवलपमेंट होता है और यही हेल्प करता है हमारे वुंड हीलिंग में। फिर आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट की डाइट और हाई फाइबर डाइट हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है बॉडी से, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेंगे और हाई फाइबर वाली डाइट लेंगे। फिर आ जाएगा हमारा अल्कोहल का कंजप्शन, हमें रेस्ट्रिक्टेड करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है, मतलब जिसको डायबिटिक मेलाइटस है, वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है, तो अल्कोहल भी काम करता है हाइपोग्लाइसीमिक करने में, शुगर को कम करने के लिए, तो वो ओवर हो सकता है और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया कोमा में जा सकता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि आप अगर आप डायबिटिक की ड्रग ले रहे हैं या हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द डायबिटिक मेलाइटस। ये है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का भी आज मैंने आपको कुछ ब्रीफ बताया है और आज हमारा कंप्लीट हो गया डायबिटिक मेलाइटस। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।